आज की वीडियो में हम जिन पेशेंट का रिजल्ट देखने वाले हैं उनका बहुत सारे क्लिनिक्स ने तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से मना ही कर दिया था और जानेंगे कि क्यों इन कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एक सही ऑप्शन नहीं होता और अगर आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो आपको कहां से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और आपका खर्चा कितना आने वाला है। ठीक है, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम ऐसे टाइप ऑफ बॉल्डनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिससे काफी ज्यादा लोग गुजरते हैं और बिना जाने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। अब जब उनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनका एक अच्छा रिजल्ट आए। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। आई नो आप लोगों में से काफी लोग इस बॉल्डनेस से सफर कर रहे हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इस केस में हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट से अलग होता है और अगर अलग होता है तो इसका जो खर्चा होता है वो नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांटेशन से ज्यादा आता है या कम आता है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में हम बात करने के साथ साथ एक पेशेंट की जर्नी भी शेयर करेंगे जो कि इस बॉल्डनेस से गुजर रहे थे। उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और जो उनका रिजल्ट आया वो सब आपको बताने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। राइट, अब देखिए इस टाइप के बॉल्डनेस में होता बेसिकली क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली हेयर लॉस में क्या होता है, फ्रंटल हेयर लाइन हमारी रिसीड होती है, धीरे धीरे करके हमारे क्राउन में थिनिंग आती है जिसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं। राइट, बेसिकली लोगों में जब हेयर लॉस का इशू आता है तो उनमें से 80% जो मेजर इशू होता है वो होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस। सबसे ज्यादा लोग मेल पैटर्न बॉल्डनेस से ही सफर करते हैं। इसमें फ्रंटल हेयर लाइन आपकी रिसीड होनी स्टार्ट होती है एंड क्राउन में आपकी थिनिंग आती है और इसको डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो आप चार्ट में देख रहे हैं। अब होता क्या है, जो रेस्ट ऑफ द 20% केसेस होते हैं उन केसेस में डिफरेंट टाइप्स के बॉल्डनेस आ जाते हैं। आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस की। अब डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में क्या होता है कि आपकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड नहीं होती, मैक्सिमम चांसेस है कि आपके फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड नहीं होगी, ना ही आपके क्राउन में बहुत बड़ी थिनिंग आएगी जैसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में आती है। इस केस में आपके फ्रंट से लेके क्राउन तक पूरी जगह से थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं होती जिसमें पूरा बैच क्रिएट हो जाए। आपकी जो थिनिंग होगी, आपका जो हेयर लॉस होगा वो पूरे स्कैल्प में होगा। राइट, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको एक पेशेंट दिखाता हूँ। ये बेसिकली राजस्थान से थे और डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं। आप इनकी फोटोज में अगर ध्यान दें तो इनका फ्रंट से लेके बैक तक बीच से पूरा हेयर लॉस हो चुका है। राइट, फ्रंटल हेयर लाइन जैसे मैंने बताया था हो सकता है रिसीड हो जाए। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन भी थोड़ी बहुत रिसीड हुई थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। इनकी जो थिनिंग थी वो फ्रंट से लेके बैक तक पूरी हो चुकी थी। अनलाइक मेल पैटर्न बॉल्डनेस पेशेंट, उनमें क्या होता है कि फ्रंट में पूरा पैच क्रिएट हो जाता है और क्राउन में भी पूरा पैच क्रिएट हो जाता है, तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि बॉल्डनेस पूरा विजिबल होता है। लेकिन इन कंडीशन में क्या होता है कि आप देखोगे कहीं पे पूरा पैच क्रिएट नहीं है, पतले पतले बाल पूरे स्कैल्प में इनके दिख रहे हैं। राइट, तो इस केस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस टाइप का बॉल्डनेस अगर किसी को होना होता है तो वो काफी यंग एज से स्टार्ट हो जाता है। मतलब 21-22 साल से आप थिनिंग देखनी स्टार्ट कर दोगे और ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। राइट, ये पेशेंट बहुत ज्यादा यंग थे, 25 ईयर ओल्ड इनकी एज थी एंड ये डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से सफर कर रहे थे। अब कुछ क्लिनिक्स में जब इन्होंने विजिट किया तो उनको बताया गया कि इस केस में ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं होता। राइट, काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे ये। आगे बढ़ने से पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हो, आपको लगता है कि आप भी डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हो, इन पेशेंट की तरह आपका बॉल्डनेस है, तो नीचे कमेंट में बताएं। मैं फ्यूचर में जरूर इस पे और वीडियोस लाऊंगा। तो अभी के अभी नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको लगता है आप डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हैं। बट फाइनली इन्होंने जयपुर के बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान किया। राइट, एंड इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में करवाया। कॉस्टिंग की बात करूं तो 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अब डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस के केस में क्या होता है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर ऑलरेडी स्कैल्प में रहते हैं। मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहां पे पैच आपका क्रिएट हो गया हो। राइट, अब उस केस में आपका जो ट्रांसप्लांटेशन होना होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, वो एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में होना होता है। राइट, और इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेल पैटर्न बॉल्डनेस केसेस। राइट, अब इन पेशेंट की बात करें तो इनके एग्जिस्टिंग हेयर थे ऑलरेडी। अगर आप पहले सर्जरी से पहले की कंडीशन देखोगे तो फ्रंट से लेकर बैक तक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर थे, बहुत पतले हो चुके थे, वो झड़े नहीं थे। इस केस में क्या होता है कि आपको जो इम्प्लांटेशन होना होता है वो एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में होना होता है ताकि एग्जिस्टिंग हेयर भी ना टूटे और आपके जो ग्राफ्ट लगाए हैं वो
भी अच्छे से ग्रो हो पाए, तभी तो आपका स्कैल्प फुल ऑफ हेयर लगेगा, राइट? तभी तो आपकी डेंसिटी अच्छी लगेगी। अब बेसिकली कुछ क्लिनिक में अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता था कि पेशेंट को लेने के चक्कर में क्लिनिक्स कमिट कर देते थे कि हम ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, और डिफ्यूजन एलोपेशिया के केसेस में वो ट्रांसप्लांटेशन कर भी देते थे। सर्जरी के बाद पेशेंट खुश भी रहता था कि देखो मेरे ग्राफ्ट्स लग गए। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफ्यूजन एलोपेशिया क्लिनिक्स ट्रांसप्लांटेशन कर देते थे, लेकिन उसमें एग्जिस्टिंग हेयर एक पेशेंट के डैमेज हो जाते थे। सेकेंडली जो बाल लगाए गए वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते थे। सो अकॉर्डिंग टू द स्टडीज डिफ्यूजन एलोपेशिया के केसेस में दो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। नंबर 1 एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांटेशन करना, नंबर 2 आपका एक डोनर एरिया डिफाइन करना, क्योंकि बाल तो सारे जगह से झड़ रहे हैं, राइट? तो उस केस में आइडेंटिफाई करना कि कहां से हमें ग्राफ्ट्स को लेना चाहिए, राइट, ताकि वो बाल फ्यूचर में झड़े ना। तो ये दो डिफिकल्ट टास्क बहुत कम क्लिनिक्स अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, राइट? अब इनकी बात करें तो इन्होंने देखो बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया। ट्रांसप्लांटेशन पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हुआ। डिफ्यूजन एलोपेशिया के केसेस के बावजूद भी इनकी हेयर लाइन बहुत अच्छी तरीके से बनाएगी, राइट? इनकी न्यू हेयर लाइन क्रिएट हुई है। पहले इनकी हेयर लाइन थोड़ी पीछे थी, न्यू हेयर लाइन क्रिएट हुई। और सबसे अच्छी बात इनके केस में इनका टेम्पल क्रिएशन सिर्फ एक साइड से हुआ। आप देख सकते हैं सिर्फ वन साइड इनका टेम्पल क्रिएशन हुआ, क्योंकि दूसरे साइड के टेम्पल्स अच्छे थे, राइट? ये चीज इनको थोड़ी वियर्ड लगेगी, मेरे सिर्फ एक ही टेम्पल बनाया गया, दूसरा टेम्पल नहीं छेड़ा गया, राइट? इनके लिए थोड़ा वियर्ड था, लेकिन इनको जब समझाया गया कि एक साइड का टेम्पल नॉर्मल था, इसीलिए एक ही साइड का टेम्पल्स बनाया गया, राइट? डोनर देखिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्शन हुआ, डोनर से ज्यादा ग्राफ्ट नहीं लिए गए। अब बढ़ते हैं ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने बाद की कंडीशन के बारे में। तो अब आप देख सकते हैं केसेस पहले जैसा हो गया। अब ये भी आप डिफरेंट पैटर्न हेयर लॉस ही कंसिडर करोगे। ऑल्दो इसमें हुआ क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप पता शेडिंग फेज आता है, तो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो सारे झड़ चुके हैं। अगर आप जूम में देखोगे तो आपको अभी भी दिख रहे होगा कुछ एरिया जहाँ पे आपको ग्राफ्ट्स पतले पतले दिखाई दे रहे होंगे, राइट? लेकिन वो ऑलरेडी झड़ चुके हैं, 80% शेडिंग आ चुकी है। इसके बाद इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। डोनर की बात करें तो देखिए डोनर भी इनका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। डोनर कवर होने में देखो 3 से 4 महीना लग जाता है। पूरे कवर की बात करूं कुछ पेशेंट में साल भर भी लग जाता है, राइट? अगर जिनको शॉक लॉस हो गया तो आप मान के चलो आपको साल भर लगेगा डोनर को अच्छे से कवर होने में, ठीक है? इनका शॉक लॉस नहीं हुआ था तो 2 महीने में अच्छा खासा कवर हो गया। अब बढ़ते हैं ट्रांसप्लांटेशन से 5 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, और मैं देख सकता हूँ 5 महीने बाद इनका रिजल्ट आना अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका है। अभी जो फ्रंटल हेयर लाइन की डेंसिटी वो बहुत कम लग रही है, मतलब देख के लग रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन फेल्ड हो गया, क्योंकि 5 महीने में आपका रिजल्ट इतना अच्छा ऑब्वियसली नहीं आता। बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको 5 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। 5 महीने के हिसाब से इनकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। फ्रंटल हेयर लाइन में डेंसिटी बिल्कुल नहीं आई है अभी, तो अभी डेंसिटी आना बाकी है। अब बढ़ते हैं फाइनली इनके 7 महीने के रिजल्ट की तरफ। तो अब आप इनका रिजल्ट देखिए, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया है। फ्रंटल हेयर लाइन में डेंसिटी कम थी, वो डेंसिटी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। एंड मूविंग टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफ्यूजन एलोपेशिया का केस था, तो डेंसिटी मिड स्कैल्प में एक बार देखी जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आप देखें मिड स्कैल्प में भी डेंसिटी इनकी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, राइट? मतलब जो डेंसिटी पहले कुछ भी नहीं थी, वो डेंसिटी आप देखिए पूरी अच्छे से कवर हो चुका है, राइट? कोई देख के बता नहीं सकता है बेसिकली ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे को सबसे अच्छी बात इनकी हेयर लाइन लगी। इनकी न्यू हेयर लाइन बनाई गई थी, आप देखिए हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लग रही है। कोई देख के बता नहीं सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस हेयर लाइन। और फेशियल फ्रेमिंग सबसे ज्यादा देखिए इंप्रूव हो चुकी है इनकी, एंड ही इज हैप्पी विद द रिजल्ट्स राइट नाउ। काफी लोगों को लगता है ना कि अगर हम राजस्थान से तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा या हमें मुंबई जाना पड़ेगा ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ऐसा नहीं होता, राजस्थान में भी अच्छे क्लिनिक्स अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली ट्रैवल कर सकते हो तो आप जाओ। अगर आप ट्रैवल नहीं करने चाहते तो राजस्थान में बहुत अच्छे क्लिनिक्स है जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी आते हैं। मैंने अपने चैनल में काफी केस स्टडी शो करी है ऑलरेडी राजस्थान की, राइट? देखो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आते हैं, राइट? मैंने अपने चैनल में दिल्ली के रिजल्ट्स आपको दिखाए, बहुत अच्छे आए थे। हमने जयपुर के रिजल्ट अपने चैनल में दिखाए, बहुत अच्छे आए थे, राइट? तो नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे क्लिनिक्स हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अंडर अफोर्डेबल प्राइसिंग, राइट? अभी आपने इनका रिजल्ट देखा, ही इज वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। ये सिर्फ 7 महीने का रिजल्ट है, स्टिल इनकी अभी 20 to 30% डेंसिटी आना बाकी है। सो गाइज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि अगर आप डिफ्यूजन एलोपेशिया के केस से गुजर रहे हो, आप डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे हो, फिर भी आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। ऑल यू नीड इज कि आपको एक प्रॉपर क्लिनिक सेलेक्ट करना है जहां से आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, क्योंकि सारे क्लिनिक डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस में अच्छा रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पाते। बहुत कम क्लिनिक्स हैं जो इस केसेस में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो क्लिनिक को वाइजली चूज करें। और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप उसमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा सकते हो। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।